हमने किया था कि जो हमारा सब चीजें आई थी, कब कहाँ और कैसे कहाँ से आई थी, ये सब चीजें हमने की थी। जिसमें हमने सिक्कों के यस। बारे में भी पढ़ा था, हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ा था, अभिलेख के बारे में भी पढ़ा था। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो यस अपनी वीडियो देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कल हम उस टॉपिक को दोबारा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। आज देखो ठीक हमारा है। है, हमने जो टॉपिक छोड़ा था साहित्यिक स्रोत। हमने कल सिक्कों के बारे में पढ़ा था, अब आ जाता है कि जो तुम्हारे साहित्य हैं वो भी कहाँ से आए थे। साहित्य क्या होता है बेटा, आपका साहित्य का महत्व क्या होता है। साहित्य किसी समाज का दर्पण होता है, ठीक है। हमें साहित्य किसकी, विशेष समय के समाज संरचना, अर्थव्यवस्था और उनके धार्मिक रीति रिवाजों को समझने की झलक प्रदान करता है। अब एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे साहित्यिक स्रोत में साहित्य का क्या महत्व है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, हमारी राजनीतिक संरचना के बारे में बताता है, हमारे धार्मिक रीति रिवाज के बारे में बताता है। अब कहते हैं कि पहले कौन कौन से धार्मिक थे। पहले बेटा हमारे मेन दो ही धार्मिक साहित्य कौन कौन से थे। धार्मिक विवरण बहुत ही बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं और इन्हें मुख्यतः हमें दो श्रेणी में बांटा जाता है। देखो, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, वही हो जाते हैं आस्तिक और नास्तिक। पर पहले क्या कहते थे, जो ब्राह्मण होते थे और जो गैर ब्राह्मण होते थे। जो ब्राह्मण साहित्य उसमें वेद पुराण उपनिषद और महाकाव्य होते थे। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, दो होते हैं, ब्राह्मण और, आपने भी साइकोलॉजी में पढ़ा था आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में आपने यही पढ़े थे, वेद पुराण उपनिषद, ठीक है, उसमें आपकी सांख्य फिलोसफी थी, यहाँ पे वो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण साहित्य में वेद पुराण उपनिषद और महाकाव्य आता है। और जो गैर ब्राह्मण है, जो भगवान को मानते नहीं है, वो हमेशा दो ही होते हैं, जैन और बौद्ध। ये हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लो बेटा, नास्तिक में हमेशा आपका जैन और बौद्ध धर्म आएगा। ये वेदास को मानते ही नहीं है। ओके। फिर आता है लौकिक साहित्य। कुछ साहित्य ऐसे भी हैं जो किसी विशेष विचारधारा से संबंधित नहीं होते, इनकी कोई भी विचारधारा नहीं है, इन्हें लौकिक साहित्य कहा जाता है। जैसे हमारा अर्थशास्त्र किसका था, कौटिल्य का। पतंजलि किसका है, योगा से। और पन्नी के लेखन, आगे तुम इन्हें डिटेल में पढ़ोगे, पन्नी ने कौन कौन से लेखन लिखे हैं, कौटिल्य ने कौन कौन से लेखन लिखे हैं। कालिदास के नाटक और कलहन की रांगिनी, ये सभी तुम्हारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। महाकाव्य आपके सिर्फ दो ही हैं, रामायण और महाभारत। अब एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा कि तुम्हारे ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। आज तुम्हें क्वेश्चंस भी कराऊंगी, इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि और पन्नी के लेखन है। पूछ लेंगे कौटिल्य ने क्या लिखा था, तो आप लिखोगे अर्थशास्त्र। पतंजलि और पन्नी के लेखन है। कालिदास के नाटक और कलहन की क्या है, राजत रागनी। अब फिर विदेशियों के विवरण, समय समय पर कई विदेशी भी हमारे भारत में आए थे। उन्होंने, उनमें से कुछ ने अपनी यात्राओं के दौरान महत्वपूर्ण विवरण लिखे हैं। जैसे मैगथनीज की इंडिका, मैगथनीज ने इंडिका के बारे में, मतलब आपके इंडिका के, इंडिया के बारे में लिखा है। टेलनोमी ने भूगोल के बारे में लिखा था। और अल्तबुरी ने किताब उल हिंद की पुस्तक लिखी थी। ये विदेशी आए थे। बेटा हिस्ट्री थोड़ा सा टफ है, पर अगर तुम डेली बेसिस पे ही करोगे, अभी तुम्हारा एक ही चैप्टर चल रहा है, कल हम इस चैप्टर को दोबारा से करेंगे और सारा सारांश भी करेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, समय समय पर कई विदेशी आए थे। उनमें से उन्होंने अपनी जब भारत यात्रा के दौरान आए थे, तो उन्होंने उस कुछ विवरण लिखे थे। जिसमें था मैग्नीतीज की इंडिका। एग्जामिनर पूछ लेगा मैग्नीज ने क्या लिखी थी, इंडिका लिखी थी। टोलनोमी ने भूगोल और अल ब्रूथरी ने किताब उल हिमद लिखी थी। ये विदेशी विवरण समकालीन समय की जानकारी देते हैं और अन्य समकालीन ग्रंथों की पुष्टि भी कि पुराने समय में क्या होता था, उसकी सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। अब राजकीय वृत्तांत क्या होते हैं। राजकीय वृत्तांत जो पहले राजा लिखते थे, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी राज्यों के अभिलेख लिखे होते थे। ये बहुत ही व्यवस्थित होते थे और आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी प्रदान करते थे। ये राज्य के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करते थे, विशेष रूप से मध्यकाल में। जब आपका मध्यकाल आया था, ब्रिटिश काल में ऐसे वृत्तांत को गैस्टर कहा जाता है।
अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि आपने जब साहित्य लिखे थे राज्यों ने, तो उसमें ब्रिटिश काल ने कौन से वृत्तांत लिखे थे, उसको कहा क्या कहा जाता था, कहा जाता है। राजश्रेय प्राप्त वृत्तांतों के कुछ उदाहरण है, आईने अकबरी, ये देखो पहले ऐसे लिखे जाते थे बेटा, फिर बंगाल गैजेटर, ये ऐसे। एग्जामिनर तुम्हें ये फोटो भी दे देगा, या वो ये दे देगा कि राज के वृत्तांत किस में लिखा था, कैसे लिखा जाता था। आईने अकबरी क्या है, तो आप हर राज के वृत्तांत पर टिक करके आओगे। बंगाल गैजेटियर क्या था, वो भी आपका राज के वृत्तांत था बेटा। इसके बाद देखो बेटा तुम्हारा आता है काल विभाजन कैसे हुआ था। ये था कि तुमने अब तक तुमने क्या पढ़ा था कि तुम कैसे कैसे अपने इतिहास को लिखते थे, सिक्कों के ऊपर गाड़ के लिखते थे, मंदिरों स्तंभों की दीवारों पे लिखते थे, इंस्क्रिप्शन अभिनय कैसे लिखते थे। फिर आपने किताबों में लिखा, जो विदेशी यात्रा आते थे उसमें लिखे थे। हमारे वेद दो माने जाते हैं, आस्तिक और नास्तिक, ब्रह्मचार्य गैर ब्रह्मचार्य। गैर ब्रह्मचार्य में आपके दो थे, ये अब तक आपने पढ़ा है। अब वो कह रहे कि इतिहास को समझने और पढ़ने में सुविधा के लिए उसको अलग अलग खंडों में भी बांटा जाता था। आपने पढ़ तो लिया, पर आपका इतिहास बांटा कैसे गया था। सबसे पहले ब्रिटिश को वर्गीकरण किया गया था। ये देखो काल विभाजन, बेटा मैंने 4 डायग्राम बना के ऐसे कर रखा है। ब्रिटिश वर्गीकरण, भारतीय इतिहास का दूसरा वर्गीकरण, ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक काल। अब एग्जामिनर इस छोटे से टॉपिक में पूछ लेगा कि आपका काल विभाजन क्या है। ऊपर लिखा हुआ है बेटा, इतिहास को समझने और पढ़ने में सुविधा के लिए इसे अलग अलग खंडों में बांटा जाता है, इसे हम काल विभाजन कहते हैं। कि आपने कैसे कैसे अपना विभाजन किया था, इतिहास कहां कहां से आया था। 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक, किसने लिखा था, 1817 में जेम्स मिल आया था, उसने अपनी पुस्तक में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। बेटा इतना इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है। एग्जामिनर पूछेगा कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था और किसने बांटा था। जेम्स मिल ने बांटा था कितने में, 3 में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। आसान है। ब्रिटिश वर्गीकरण में आया था तो ब्रिटिश तुम याद रखेगा। और दो ही काल पढ़े हमने, हमेशा पढ़े हैं, हिंदू और मुस्लिम। मुस्लिम लड़ाई किसकी रहती है, हमेशा हिंदू और मुसलमानों की रहती है। लिखा किसने था, जेम्स मिल ने लिखा था। किसमें लिखा था, आपकी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। 3 काल में लिखा था। वो कौन था, जेम्स मिल एक साइकेटिस्ट अर्थशास्त्री था और राजनीतिक दर्शन शास्त्र था। उसका मानना था कि यूरोप की सभ्यता एशिया से अधिक विकसित थी। क्योंकि हमारा इंडिया किस में आता है, अगर हम मैप देखते हैं वर्ल्ड का, तो इंडिया एशिया में आता है, अफ्रीका में आता है, यूरोप में आता है। हमारा इंडिया एशिया में आता है। तो वो कह रहे हैं कि एशिया कम विकसित था, यूरोप ज्यादा विकसित था। आज अधिकांश इतिहासकार इस वर्गीकरण को पक्षपातपूर्ण मानते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ये पक्षपातपूर्ण है। ब्रिटिश वर्गीकरण का बेटा आप सबको इतना सा ही याद करना है। अब आता है भारतीय इतिहास का दूसरा वर्गीकरण। इतिहासकार सामान्यतः भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटते हैं। उसने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा। इसने किस में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। किस किस में बांटा है इसने, 3 में बांटा है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। ओके। अब देखो इस वर्गीकरण की क्या समस्या थी, यह विभाजन वेस्ट से लिया गया था। जो हमारा वेस्ट, इंडिया का वेस्ट नहीं, जो हमारे वेस्टर्न कंट्री है उससे लिया गया था, जिसके कारण हमारी साइंस, हमारा तर्क, हमारा लोकतंत्र, हमारी स्वतंत्रता और हमारी समानता। पश्चिम में आधुनिक का अर्थ ये था, हमारा साइंस, हमारा तर्क, हमारा लोकतंत्र, हमारी स्वतंत्रता और हमारी समानता। अब वो कहता है कि ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल पीरियड किसको कहा जाता है। मधु बेटा अपने आप अपनी ना ऑडियो ऑफ कर लो। कई इतिहासकार ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक काल कहते हैं। वो कह रहे कि
औपनिवेशिक काल किसको कहते हैं? जो ब्रिटिश शासन का होता है, लोगों को समानता और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती थी। एग्जामिनर यही लाइन दे देगा बेटा तुमको कि लोगों को समानता और स्वतंत्रता कब प्राप्त नहीं होती थी? ब्रिटिश वर्गीकरण में, भारतीय इतिहास का दूसरी वर्गीकरण में, या ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक काल में लोगों को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त नहीं होती थी? तो आप सब इस पे टिक करके आओगे। भारत का आर्थिक विकास इसी काल में विकसित हुआ, बाधित हुआ था, विकसित नहीं हुआ था, बाधित हुआ था। अंग्रेजों ने अपने हितों के लिए भारतों को संसाधनों का उपयोग किया था। अब एग्जामिनर पूछ लेगा कि अंग्रेजों ने अपने संसाधन के लिए कौन से काल में भारतीयों का उपयोग किया था? इसी काल में किया था। औपनिवेशिक शासन काल, कॉलोनिज्म क्या होता है? जब हमारे अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने स्थानीय राजा और नवाबों को भी पराजित कर कर अपना, उन्होंने जितने भी हमारे भारत में राज्य थे, जितने भी नवाब थे, उन सबको हराकर अपना शासन स्थापित कर लिया था। भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरा अपनी तरह से नियंत्रण कर लिया था। कर वसूलना स्टार्ट कर लिया था और अपने खर्चे उन्होंने पूरे कर लिए थे। भारतीय वस्तुएं उन्होंने सबसे कम कीमतों पर खरीदी थी। निर्यात के लिए वो आवश्यक फसलों की ही, जो सिर्फ जो वस्तु निर्यात होती थी, जो बेची जा सकती थी, सिर्फ उनकी ही खेती कराते थे। उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेज आए थे, उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी, संस्कृति और रीति रिवाज की जीवन शैली का प्रभाव डाला था। तो बेटा ये तुम्हें पक्का करना है, जब एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है और उसके अनुसार परिवर्तन करता है, इसको उपनिवेशिक काल कहते हैं। ये पेज भी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर तुम्हें पूछ लेगा कि उपनिवेशिक काल किसको कहते हैं और काल विभाजन कहां से हुआ था। ये भी तुम्हारा इसी चैप्टर का एक टॉपिक है बेटा। अब आती है तुम्हारी, इसमें भाषा से रिलेटेड एक टॉपिक आता है। भाषा का नहीं किया मैंने, वो तुम्हारा छूट गया बेटा शायद, भाषा वाला। अब ये वाला देखो, तिथियां। यस, आगे। पहले इतिहास का अर्थ अनेक तिथियों से था। इतिहास का उद्देश्य यह जानना था कि अतीत में चीजें कैसी थी और समय के साथ कैसे परिवर्तन हुआ। पहले इतिहास मुख्यतः युद्धों और बड़े बड़े घटनाओं का विवरण था। किस वर्ष किस राज्य का अब देखो, आजकल आप क्या पढ़ते हो कि आज हमारा इस उसके साथ ये हुआ था, आज नरेंद्र मोदी यहाँ गया था, आज यहाँ G20 समिट हुआ था, आज ये हुआ था, आज इस कंट्री ने ये किया था, आज ये किया था। पहले हम क्या पढ़ते थे? पहले क्या होता था? आज इस राज्य का राज्य जीत गया, आज इस राज्य का अभिषेक हुआ था। ठीक है, पहले किसकी शादी किससे हुई थी, किस कौन युद्ध में जीता, किसने युद्ध में जीतकर उसको हराया, उसने उससे शादी की थी, किसकी मृत्यु कब हुई थी, ये पहले इतिहास का मुख्य पॉइंट था। और इन्हीं को हम डेट्स के रूप में, तिथियों के रूप में याद करते थे। अब इतिहासकार अधिक ध्यान इस बात पर देते हैं कि चीजें क्यों और कैसे होती है, न कि केवल कब हुई है। पहले देखो, अब एग्जामिनर तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि जो पहले के इतिहासकार थे वो किस पे आधारित था? केवल तिथियों पर, केवल डेट्स पर आधारित था। और आज का इतिहासकार किस पे है? चीजें क्यों और कैसे होती है। पहले का सिर्फ वो होता था कि कब हुई है, और आजकल किस पे है, क्यों और कैसे। ये अंडरलाइन क्यों है रेड कलर से। और देखो, और समय के साथ क्या क्या परिवर्तन हुए, ये तुम्हारा डेट्स का था। हम जिन घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के कारण चुनी हुई महत्वपूर्ण बातें मानी जाती हैं। यदि अध्ययन पर फोकस बदला जाए तो तिथियों का एक नया समूह महत्वपूर्ण लगने लगता है। ओके, अब इसमें देखो बेटा, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें एक चीज और कराती हूँ आज तुम्हें। अब देखो इसका माइंड मैप, पूरे चैप्टर का सारांश। इतिहास का महत्व क्या है? प्राचीन समाज और उनके व्यवहारों का अध्ययन, समय के साथ साथ मानव विकास की झलक प्रदान करता है, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों को भी समझने में सहायक करता है। अब तुमसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि तुम्हारे इतिहास का महत्व क्या है। ये है, प्राचीन समाज को आप समझते हो,
समय के साथ साथ मानव ने कितना विकास किया है वो आपको इतिहास में दिखता है, और आपके सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ भी करते हैं। हम अपने अतीत को जानने के तरीके क्या क्या हैं? स्मारकें, तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारी बुक और तुम्हारी मौखिक परंपराएं। ऐतिहासिक दस्तावेज और सामग्री के इतिहास से भी लोकगीत और कहानियां और प्रमाणिक और मूल अभिलेख। अब कौन से तरीकों से आप अपने इतिहास के बारे में जान सकते हो? अपनी स्मारकों के बारे से, पुस्तकें और मौलिक परंपराओं से, ऐतिहासिक दस्तावेज से और सामग्री से, लोकगीत और कहानियों से, प्रमाणिक और मूल अभिलेख से। आपके इतिहास को कितने स्रोत होते हैं ये हमने कल करा था। देखो बेटा, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, तीन स्रोत होते हैं। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आपके सिर्फ प्रत्यक्ष, जो तुमने खुद ढूंढोगे। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है, मेरे को क्या करके लेके आना है। मुझे, अब तुम्हारी बीएड फिनिश हो चुकी है और कोई बच्चे बीएड फिनिश कर चुके हैं, आफ्टर बीएड मुझे क्या करना है, तुम्हारे माइंड में आइडियाज आते हैं कि मुझे क्या करना है। उदाहरण के लिए सिक्के, शाही शिलालेख आदि, अतीत का इनसे सीधा संबंध होता है। और जो द्वितीयक स्रोत होते हैं ये आप प्राथमिक स्रोत से ही लेते हो। आप इसके अंतर्गत विभिन्न उसी को ही एक्सप्लेन करते हो। अब मैं क्या कर रही हूं, मेरा क्या है, द्वितीयक स्रोत है, मेरा प्राथमिक स्रोत नहीं है। क्योंकि मैंने कहां से मैटर उठाया बेटा? डिफरेंट डिफरेंट बुक से, डिफरेंट डिफरेंट साइट से। तो मैंने जो पहले का स्रोत है उसी को उठा के एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मेरा द्वितीयक स्रोत है। हाँ, मैं कोई नई चीज ढूंढती कि मैंने बेटा ये चीज नहीं ढूंढी है, वो आज तक किसी ने भी नहीं ढूंढी, वो प्राथमिक स्रोत हो जाता। मैं क्या यूज कर रही हूँ अब? द्वितीयक स्रोत। ओके। अब आता है पुरातात्विक स्रोत, जो हमें खोदने के दौरान मिलता है। लिखा है, खुदाई से प्राप्त अवशेष और वस्तुएं। उदाहरण, भीमटेक की गुफाएं। भीमटेक की गुफाएं का 101% क्वेश्चन आता है कि भीमटेक की गुफाएं कहां से प्राप्त हुई थी। वो कौन सा स्रोत है बेटा? वो पुरातात्विक स्रोत है। नर्मदा घाटी की खुदाई के दौरान भी वो हमें प्राचीन जीवन शैली और रहने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं से निर्धारित करता है, जैसे आपका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भी। वो मैंने कल पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया था। अब आपकी उस टाइम मुद्रा शास्त्र और साहित्य कैसे था? देखो, मुद्रा शास्त्र कैसे था? हम प्राचीन सिक्कों का अध्ययन करते हैं। पहले हमारे आते थे पंच निर्मित सिक्के, जो केवल धातु पे ऐसे वैसे बना देते थे, उनपे कोई चीज जैसे अब आपके में वो बना हुआ है सत्यमेव जयते। जो पंच निर्मित सिक्के होते थे